नमस्कार। एक घंटे के इस आवाज देश की में आपका स्वागत है। एक घंटे का इसलिए क्योंकि लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, कहा जा रहा था कि ये कार्यक्रम आधा घंटे का क्यों है, एक घंटे का क्यों नहीं है। तो आप लोगों की विशेष मांग पर आज से हम आवाज देश की को एक घंटे का करने जा रहे हैं। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे भारत में शोध संख्या से शोध गुणवत्ता की। भारत में वर्तमान में 1000 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के 150 से अधिक संस्थान शामिल हैं। समय के साथ ये संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र भी बन गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों ने पिछले दशक में शोधों की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों में ही लगातार वृद्धि की है। लेकिन क्या ये वृद्धि संतोषजनक है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जानते हैं भारत कुल शोध प्रकाशनों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग में भारत के 66 विश्वविद्यालय आते हैं। 11 विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जगह मिली है। इस अवधि में करीब 15% रिसर्च पेपर शीर्ष जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। 4.5 लाख शोध पेपर्स के साथ चीन पहले स्थान पर है। 4.4 लाख शोध पेपर के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। 1.4 लाख शोध पेपर के साथ ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक शोध कार्य इंजीनियरिंग और तकनीक के क्षेत्र में हो रही हैं। भारत शोध एवं नवाचार पर जीडीपी का 0.7% खर्च करता है। चीन 2.1% और अमेरिका 2.8% खर्च करते हैं। दक्षिण कोरिया और इजराइल इस पर 4% से अधिक का खर्च कर रहे हैं। भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर 4 लोग वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। रूस में प्रति 10,000 की आबादी पर 58 लोग, अमेरिका और ब्रिटेन में 10,000 पर 79 और 58 लोग शोध कर रहे हैं। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 4 विशेषज्ञ मेहमानों से, बल्कि 5 विशेषज्ञ मेहमानों से। एक विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव जुड़ने वाली हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वमूर्ति, पूर्व मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास DRDO। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम्यूनिटी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर स्मृति S पटनायक हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं MPIDA से। और हमारे साथ प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे भी हैं, अध्यक्ष हैं नेशनल एजुकेशन के। डॉक्टर शशांक शाह, वरिष्ठ विशेषज्ञ उच्च शिक्षा नीति आयोग, हमारे साथ वर्चुअली मौजूद हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारे जनता जनार्दन का भी, अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। सर, यहां पर हमने कुछ आंकड़े दिए हैं, अगर उसमें कुछ त्रुटि लग रही हो तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कहा कि शोध की संख्या तो लगातार बढ़ी है। क्या सचमुच में बढ़ी है? और बढ़ी है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारक जो हैं काम कर रहे हैं? हमारा देश पहले एक नॉलेज सुपर पावर था। हमारा देश में वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, योगा, आयुर्वेदा, ये सब 5,000 साल पहले था। इसलिए हमारा इंटेलेक्ट में, ये बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे पास जीन्स में है, इसका संस्कार में है, पूरा हमारा इतिहास में है। इसलिए हमारा देश विश्व गुरु था पहले साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। इसको वापस लाना है। इसीलिए ये अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे तो बहुत एडवांस हुआ है रिसर्च इनोवेशन में। इसी स्थान पे आ गया, तीसरा स्थान पे आ गया। मगर हमारा इनपुट देखेंगे तो 0.7% GDP, बहुत कम। दूसरा देश चीन, US और साउथ कोरिया, इसको देखेंगे तो उनका GDP में 2%,
5% स्पेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ 0.7% जीडीपी साइंस टेक्नोलॉजी के लिए हम। इसी के साथ हमारा साइंटिस्ट लोग, टेक्नोलॉजिस्ट, इनका इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर, इसका मैक्सिमाइज करते हैं, इसलिए तीसरा स्थान पे आ गया। साइटेशन भी अभी आगे बढ़ रहा है, एच इंडेक्स भी बढ़ रहा है, मगर हमारा देश में यूनिवर्सिटीज़ पहले टीचिंग इंस्टीट्यूशन था, उसमें रिसर्च का बहुत इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनका टीचिंग कर रहे थे, फोकस टीचिंग में था। अभी रिसर्च के ज़्यादा इस गवर्नमेंट, और हम अभी देखेंगे तो 10-15 साल हम रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ऊंचा स्थान आ गया। हम अभी देखेंगे तो स्पेस में हम नंबर 5वां स्थान में हैं, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेंगे तो हम मिसाइल बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, रडार्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब बना रहे हैं, ये सब साइंस टेक्नोलॉजी है। और पब्लिकेशंस एक इंडेक्स है, ये नहीं है हमारा साइंस में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तीसरा स्थान पे है, मगर हम देखेंगे तो इम्पैक्ट हमारा सोसाइटी के ऊपर, हमारा सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी फ़र्क आया है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में। और अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी स्कॉलर्स आगे आ रहे हैं, और 4 पिलर्स होना चाहिए इसको रिसर्च एंड इनोवेशन आगे बढ़ाने के लिए। एक तो ह्यूमन रिसोर्स, हमारा यंग इंडिया है, एक आदमी का, एक इंसान का बहुत मुख्य इनोवेशन फेस है 15 to 25, 30, यही है वो पॉपुलेशन हमारा देश के अंदर है। और एस&टी मैन पावर इतना आगे बढ़ गया, हम दूसरा स्थान पे आ गया। और मगर क्वालिटी, आप इस बच्चे लोग से क्वालिटी लोग हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाना चाहते हैं, इसलिए हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में DST इंस्पायर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अभी बहुत महत्वपूर्ण पुश कर रहे हैं, इम्पीटस दे रहे हैं। और हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो एक्सपर्ट मैन पावर चाहिए, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मगर यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, मगर इसलिए गवर्नमेंट अभी रिसर्च शेयरिंग बोलते हैं, IIT के पास, NIT के पास, यूनिवर्सिटी के पास कुछ अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी कॉलेजेस को भी देना है, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमारा अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिसोर्स शेयरिंग, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 साल पहले इंडियन साइंस कांग्रेस में अनाउंस किया है। मुझे चेयरमैन बनाया है इसका नेशनल पॉलिसी बनने के लिए। अभी वो पॉलिसी अभी इसका लास्ट ईयर, पिछले साल मई 11 में टेक्नोलॉजी डे में रिलीज़ भी हो गया। इससे हम सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे, साइंस को सोसाइटी के साथ जोड़ेंगे। सोसाइटी को क्या चाहिए वो लेबॉरेटरीज में करना चाहिए, और लेबॉरेटरी में कोई भी आ गया उसको इम्पैक्ट सोसाइटी में होना चाहिए। सो ये लैंड टू लैब, लैब टू लैंड, ये दोनों का साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम उससे भी इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा। ये सिर्फ नहीं है पब्लिकेशन में, मगर इम्पैक्ट होना चाहिए। कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं लेबॉरेटरी में, वो फ़ायदा सोसाइटी को पहुंचना चाहिए, इसलिए साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सहस्त्र बुद्धे जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, जब भी हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो वहाँ का आधारभूत ढांचा मजबूत है या नहीं है, मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मनस्थिति कितनी है हमारी, हम लोग कितने तैयार हैं मानसिक रूप से, क्या हम लोग तैयार हैं? हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल तभी तो करेंगे जब हम उस ओर जाने की कोशिश करेंगे। उस ओर जाने की कोशिश हम कैसे करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। डॉक्टर सेल्वमूर्ति जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे भारतीय DNA के बारे में बताया कि हम वेदों काल से विज्ञान की जो प्रगति है वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। विज्ञान हमको हमेशा लगता है बाहर से यहाँ आया, लेकिन यहाँ से बाहर गया और वहाँ और भी ज़्यादा मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन हमारे देश की परंपरा, ज्ञान परंपरा उसमें है। और दूसरी चीज़ है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया।
हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं है जो अमेरिका में हो या कनाडा में हो या यूनाइटेड किंगडम में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, सिंगापुर में हो, जापान में हो। वहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना ज़रूर हमारे पास नहीं है। जी। लेकिन हमारे कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs, NITs और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ ज़रूर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसके करीब करीब आ सकता है। लेकिन हम उसी इंस्टीट्यूट में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर सल्वमूर्ति जी ने कहा, जब एक छोटे कॉलेज के छात्रों को या वहाँ के प्राध्यापकों को वैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर उसका प्रयोग करने के लिए मौका मिलेगा तो अपने आप ही उसका उपयोग ज़्यादा होगा और हमारे रिसर्च पब्लिकेशन जो अब तीसरे स्थान पर आए हैं, बहुत ही जल्दी हम दूसरे और प्रथम स्थान में आने में देरी नहीं लगेगी। और दूसरा, आपने बार बार कहा था कि क्वालिटी के बारे में, जहाँ क्वांटिटी यानी जो नंबर्स है उसमें तो हम आगे चल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में भी आगे जा रहे हैं। क्वालिटी में हम कहीं 15वें स्थान में होते थे तो बाद में 10वें स्थान में आ गए, 8वें स्थान में आ गए, 7वें स्थान में आ गए। इसका मतलब दोनों तरफ हमारी जो बढ़चल चल रही है अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल सब लोगों को यहाँ हमको खुद को पूछना चाहिए कि हमारे स्कूलों में जब छात्र पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा रोट लर्निंग यानी मुक्त आप पढ़ के आते हैं और उसको लिख देते हैं, रट्टाफिकेशन होता है। वो जब तक समझ के, जब तक उत्तर लिखने का परिस्थिति नहीं आएगी तब संशोधन और इनोवेशन, जिसको हम नवाचार कहते हैं, नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे सारे बच्चों को, हमको और टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि बच्चों को आप प्रश्न ऐसे पूछिए जिसमें उसको विचार करने के लिए आप मजबूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा है, नोट्स में लिखा है, उसी को रट्टा मार के लिखना, ये मेमोरी पावर हो गई। मेमोरी पावर भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेमोरी नहीं चाहिए, लेकिन मेमोरी से ज़्यादा उसमें समझ लेना और उसका उपयोग कहाँ करना है उसके बारे में सोच जब बढ़ेगी तो अपने आप हमारा जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तीसरी चीज़ डॉक्टर सल्वमूर्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट कही और प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि दो टाइप के रिसर्च होते हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च, एक अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च भी महत्वपूर्ण है, उसका शायद नतीजा 10, 15, 50 साल के बाद उपयोग होता है। लेकिन आज समाज में क्या कमतरता है, क्या कमियां हैं, जैसे पानी की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, एनवायरनमेंट की समस्या है, हमारे लोगों को जॉब निर्माण की समस्या है, ये समस्याओं का समाधान हम रिसर्च के माध्यम से यानी संशोधन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज जोर देने की ज़रूरत है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे रिसर्च पेपर शायद हम कम करेंगे, लेकिन ऐसे रिसर्च पेपर भी ज़्यादा करेंगे तो देश को ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पर बात आई है कि हम लोग जो शोध परक हमारी शिक्षा ही नहीं है। जब मुझे बचपन से कहा जाएगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, और मैं अगर लिख दूँ A फॉर ऑलवेज, B फॉर बॉक्स, C फॉर कुछ और कॉन्टेक्स्ट ऐसे लिख दूँ तो टीचर डांटेगी, पीटेगी, मार्क्स भी काट लेगी। हमारी शिक्षा पद्धति में हमें विचार अपने प्रेषित करने का, सामने रखने का हमें मौका ही नहीं दिया जाता। उस तरीके का हमारी पढ़ाई का ढांचा ही नहीं तैयार किया गया। जब तक उस ढांचे की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक 12वीं या हम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद हम शोध शुरू करेंगे तो कितनी दिक्कत है उसमें। एक तो चीज़ जो बताया गया है कि हम लोग, आप नंबर्स का बात किए हैं कि नंबर्स में हम लोग आगे हैं, लेकिन क्वालिटी में हम लोग आगे नहीं हैं। 2-3 चीज़ है कि जैसे माहौल की बात हुई कि हम लोग का रिसर्च माहौल कैसा है, रिसर्च करने का कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वो नंबर से मुझे ये भी लगा कि जो नंबर हम अमेरिका का बोल रहे हैं उसमें से कितना सारे लोग जो होंगे जो कि इंडियन ओरिजिन का होने का चांसेस है। क्योंकि इसमें एक चीज़ आ जाता है जो कि ब्रेन ड्रेन का हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च माहौल ना होने के नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जहाँ पे रिसर्च माहौल अच्छा है हम लोग वहाँ पे चले जाए, कुछ शायद हम लोग ज़्यादा सीखें, हम लोग को उस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ लोग उसमें से वापस आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी, जैसे आप रिसर्च में आगे बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। अभी ये भी बात हुई कि 0.7% हम लोग का जो बजट है, ऐसा अगर आप देखेंगे एजुकेशन बजट भी
बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब एजुकेशन का बजट जब ज़्यादा नहीं है तो रिसर्च का बजट ये तो मतलब बहुत नेचुरल है कि वो कम हो ही जाएगी, क्योंकि रिसर्च के लिए जो माहौल चाहिए, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी का बात किए, यूनिवर्सिटी में जो होता है, जो रिसर्च होता है, वो थोड़ा इतना इम्पोर्टेंस जो टीचर्स है इतना नहीं देते, जो प्रोफेसर है, क्योंकि उनको पढ़ाना है। और बाकी जैसे हम लोग साइंस रिसर्च के लिए तो कुछ पैसा एटलीस्ट मिल ही जाती है, चाहे बहुत कम परसेंटेज हो, लेकिन सोशल साइंस रिसर्च के लिए ऑलमोस्ट हम लोग के लिए पास बजट नहीं है, हम नहीं एनकरेज नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, तो वहाँ पे भी हम लोग यही देखते हैं कि पहले जैसे एक होता है कि आप फील्ड में जाइए, फील्ड विजिट करिए, फील्ड में इंटरेक्शन करिए, फील्ड में देखिए कि क्या हो रहा है, उसको आप लाके आप जब आर्गू करते हैं कि मैं गई थी, मैं वहाँ पे वो देख के आई, तो आपके एक आर्गूमेंट में स्ट्रेंथ होता है। अब पहले जैसे 6 महीना JNU अलाउ करता था कि बाहर जाके आप रिसर्च करके आ सकते हैं इंटरनेशनल स्टडीज सोशल साइंस में, अभी वो कम हो के 10 दिन हो गया, क्योंकि बजट नहीं है। तो 10 दिन में आप जब जाओगे, मैं सबसे मैं यही बोलती हूँ कि आपको एक एक्लेमेटाइजेशन होता है जब दूसरे देश को जाते हैं। आप जब कभी थोड़ा सा मतलब वहाँ पे मतलब बस गए कि सोचे कि चलो मैं समझ सकते हैं, रास्ता भी समझ सकता हूँ, बात भी समझ सकता हूँ, जब रिसर्च करना शुरू करते हैं तो वापस आने का टाइम हो जाता है। तो ये एक रिसर्च में हम लोग का, जब रिसर्च का बात करते हैं, साइंस रिसर्च के लिए बहुत कम है, सोशल साइंस के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल परसेंटेज है। आप जो रोट लर्निंग का बात हुई कि हम लोग को सोचने का उतना स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो है आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर लोग को जितना सिलेबस है उतना पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो उनको लगता है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सोचेंगे ठीक है मेरा पढ़ा लिया, अभी देखता हूँ लोग बच्चे जो है क्या सीखे हैं, उसका अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है। सिर्फ क्लासरूम एक जगह नहीं है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं, उस टाइप का अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चा को भी लगता है कि चलो टीचर ये पढ़ाए, हम लोग उसको रोट लर्निंग कर लेंगे, कल सुबह अगर टीचर मुझे पूछेगा, तो एक होता है ना जब आपका आइडेंटिटी बनता है छोटे के टाइम से, आपको लगता है आपको अगर बोल नहीं पाते हैं तो आपको लगता है आज मैं क्लास में बोल नहीं पाई, तो उसमें से अगर टीचर कुछ भी ना बोले, लेकिन आपका पीयर ग्रुप है, आपका दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त बोल देंगे, टीचर नहीं बोलने से भी दूसरा दोस्त बोलेगा अरे इसको तो क्लास में कुछ नहीं आया था कल। तो ये एक जो होता है, तो आजकल तो टेस्ट नहीं है स्कूल में, आई थिंक क्लास 4-5 तक टेस्ट नहीं है, वो एक अच्छा चीज़ है कि आपको जो मतलब एक कंपल्सन हो जाता है कि आपको परफॉर्म करने का, एक मार्क्स रखने का, वो कम हो गया है। लेकिन यही बोलूँगी कि आपको शुरू से अगर स्पेस नहीं दिया जाएगा, जैसे आपने बोले कि आपने खुद सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो जब तक आपका वो स्पेस नहीं मिलेगा तो आप धीरे धीरे वैसा ही ट्रेंड हो जाएंगे। आप पढ़ लिए और उसको एग्ज़ाम के टाइम में प्रोड्यूस कर लिए। जी, इसके लिए आवश्यक है, सुषमा जी आपका स्वागत है, आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया था। UGC मेंबर हैं सुषमा जी, और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों में हमारा साथ देती हैं, भागीदारी निभाती हैं। यहाँ पर अगर शोध करना है तो थीसिस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम देख रहे हैं कि वैसे तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में अब आप सफलता अर्जित करना चाहें तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हम देख रहे हैं कि थीसिस के लेवल पर भी कुछ शॉर्टकट शुरू हो गया है, कुछ तैयार रेडीमेड थीसिस उपलब्ध होने लगे हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, पे करते हैं, वो थीसिस हासिल कर लेते हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है देश का? सबसे पहले तो मैं प्रतिबिंब जी आपको और संसद टीवी को बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने शोध के विषय पे कार्यक्रम रखा और इतने अच्छे विद्वान हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इससे हम ये तो मान ही सकते हैं कि संसद टीवी और संसद टीवी के पीछे जो संसद है वो शोध की समस्याओं के प्रति जागरूक भी है और उसमें समाधान भी लाना चाहती है। मैं अपने तीनों विद्वान साथियों के साथ तो मानती ही हूँ, पर आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वो वस्तुतः गुणवत्ता से ही संबंधित है। और जो नैतिकता, प्रारंभ से रोट लर्निंग की बात करें, मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, जो नैतिकता शिक्षकों में होनी चाहिए और जो नैतिकता विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में होनी चाहिए, वो नैतिकता कहीं हमारे यहाँ कमज़ोर हुई है। शॉर्टकट कौन ढूंढता है?
शॉर्टकट वो ढूंढता है जो अपने विषय में कमज़ोर है और जिसे इतना भी नैतिक विश्वास नहीं है कि मुझे सही रास्ते जाना है। मुझे शोध में सोचिए क्या कंपल्शन होता है। शोध में इतना ही तो कंपल्शन है कि आप 3-4 वर्ष की बजाय 2 साल में कर लेंगे या 5 की जगह 4 में कर लेंगे। और आपका शिक्षक यदि आपके साथ या आपका जो गाइड है, सुपरवाइज़र है, वो आपके साथ अच्छे से मिलकर शोध करवाता है, आपको शोध का वातावरण देता है, आपको वो सहयोग देता है जो चाहिए, आपको वो इनकरेजमेंट, उत्साह देता है जो आपको चाहिए, डराता नहीं है, कहता है आप बहुत अच्छा करोगे, आपका विषय बहुत अच्छा है, उसे सुधारता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी शॉर्टकट की तरफ जाएगा। बच्चे तो कम से कम नहीं जाएंगे, और शिक्षक शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और हम देख रहे हैं, इसलिए अभी अगर आप सब ने नोट किया होगा तो हमने जो कंपलसरी की कंडीशंस थी शोध के साथ वो हटाई हैं। जैसे पीएचडी के लिए ये रिक्वायरमेंट थी, प्री रिक्वायरमेंट थी कि 2 पेपर्स आपके अवश्य पब्लिश होने चाहिए अच्छी जगह। यूजीसी ने उस कंडीशन को समाप्त किया, ये मानते हुए कि हम 2 की कंडीशन तो हटा रहे हैं, लेकिन हो सकता है 4 बहुत अच्छे पेपर आप लिख दें। क्या बात है, वाह। और इसी तरह से दूसरा कंपल्शन था कि आपको लेक्चरर लगने के लिए ही, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए ही पीएचडी अनिवार्य थी। तब भी एक भाग दौड़, एक अंधी दौड़ शुरू होती है, क्योंकि बच्चा नौकरी तो चाहता ही है और जिसने इतना पढ़ा है उसे नौकरी मिलनी भी चाहिए। लेकिन वो कंपल्शन भी हमने समाप्त कर दिया। अब एक एमए और नेट परीक्षा पास युवा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल मान लिया गया है, कॉम्पिटेंट मान लिया गया है। तो उसके बाद तो ये शॉर्टकट ढूंढने की बात नहीं होनी चाहिए। और शॉर्टकट जो ढूंढता है और उसको शॉर्टकट का रास्ता जो दिखाता है, वो दोनों को ही एक बार अपने विश्वास और अपनी शिक्षा, और ये शिक्षा फिर से आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन मैं कहूँगी ये मैकॉले शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि शिक्षा में हमारे यहाँ तो मुक्ति का भाव था, बंधन का भाव थोड़ी था। और ये शिक्षा पूरी तरह से हमको बांध दे रही है। अभी इतने पेपर करने हैं, अभी इतने महीने लगाने हैं, अभी इतने पेपर छपवाने हैं, अभी इतने वर्ष लगाने हैं। यानी यदि कोई मेधावी बच्चा है और वो कहे कि मैंने 1 वर्ष में अपनी समस्या सुलझा ली, शोध क्या है? आप कुछ लेकर चलते हैं ना, कुछ अन्वेषण करते हैं, कुछ स्पष्टीकरण करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, या जो पहले है उसको अधिक सरल करके समाधान के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और अगर कोई बच्चा सच में मेधावी है, पूरा समय लगाता है, और अगर वो 1 वर्ष में कर लेता है, तो हमें क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि 1 वर्ष में शोध हो सकता है? ये बंधन जो हमने लगा रखे हैं, शायद विदेशों से ही आयात किए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, गुणवत्ता की उनकी परिभाषाएं भी हमें प्रश्न करनी चाहिए। ये मैं आपसे अपील कर रही हूँ, वैज्ञानिकों से, क्योंकि उन्होंने जो इंडाइसेस बना दिए, उन्होंने जो पैरामीटर्स बना दिए, उन्हें पैरामीटर्स को मानकर हम ये कहते हैं कि ये शोध अच्छा है, ये शोध अच्छा नहीं है। ये मापदंड जो है वो विदेशी मापदंड पर ही हम अपने आप को खरा उतारने की कोशिश क्यों करते हैं? जैसा कि सेल्वम साहब ने शुरुआत में ही कहा कि 5000 वर्ष पूर्व से ही हम वैज्ञानिक शोध करते आए हैं, शोध उपलब्ध हैं। उन शोधों के आधार पर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को टक्कर दे सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर शशांक शाह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, यहाँ पर चर्चा चल रही है नंबर ऑफ इनोवेशन, उसमें हम लोग बेहतर कर रहे हैं, क्वालिटी रिसर्च भी हमारी बेहतर हुई है, लेकिन संतोषजनक स्थिति में अभी भी नहीं पहुंच पाई है। नीति आयोग की क्या नीति है और नीति आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं? संसद टीवी को धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करने के लिए। मेरे साथ इतने माननीय पैनलिस्ट हैं, और 5 पैनलिस्ट के बीच में 5वें नंबर पे बोलने में एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि काफी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, और एडवांटेज ये है कि जो कहा गया है सहस्त्रबुद्धे जी ने, सुषमा यादव जी ने, सेल्वमूर्ति जी ने जो कहा है, उसमें मैं और बिल्डअप करना चाहूंगा, ताकि हमें एक अच्छा परिप्रेक्ष्य मिल पाए शोध के फील्ड में हमारी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए उसके लिए। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भारत में एक कहावत है कि किसी भी सफल देश को 3 स्तंभों की आवश्यकता है, खादी, खाकी और कवि। और इन तीनों की सफलता से ही कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। 1948 में जब राधाकृष्ण कमीशन आई थी, तभी श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर देश को आगे बढ़ना हो तो जो कवि हैं
जो विशेषज्ञ हैं, जो इंटेलिजेंसिया है जिसको कहते हैं, उसकी ओर हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ना होगा, ताकि उनके शोध, उनके अनुसंधान वगैरह से हम आगे देश को बढ़ा सकें। 1965 में जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तभी देश को उन दोनों वर्गों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। 1999 में वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा दिया और 2019 में मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। तो जवान, किसान, विज्ञान, अनुसंधान, इन सभी चीजों को देश की सफलता में बहुत ही ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं कुछ आपको एक आंकड़े देना चाहूंगा। आपने नीति आयोग की बात की, हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करने में हमारा रोल होता है, तो उसमें मैं आपको कुछ ये आंकड़े देना चाहूंगा। 1951 में भारत में 20 विश्वविद्यालय थे, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे और हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 0.7%। आज अगर हम देखें तो हमारे पास करीब करीब 1200 विश्वविद्यालय हैं, 4 करोड़ जितने विद्यार्थी हैं और हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% बन गया है। तो पिछले 75 साल में हमने हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के फील्ड में कितना ही प्रोग्रेस किया है। और अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आंकड़े देखें तो 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% का होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 4 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा में हमारे पास पूरे जर्मनी की जो जनसंख्या है उतने लोग, उतने बच्चे, विद्यार्थी हमारी उच्च शिक्षा इकोसिस्टम में रहेंगे। तो भारत की जो उच्च शिक्षा की जो सिस्टम है वो विश्व में सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर हम आज से 2047 की बात करें तो अगले 25 साल में, आज का ही नंबर देखें 4 करोड़ विद्यार्थियों का, तो अगले 25 साल में 100 करोड़ विद्यार्थी भारत के विश्वविद्यालयों से अलग अलग प्रकार के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरल डिग्री हो, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री हो, आप किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा की प्रोग्राम के थ्रू जाएं, 100 करोड़ जितने विद्यार्थी 25 साल में हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलेंगे। हम विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुषमा जी ने मैकॉलियन प्रथा की बात की, वेयर एजुकेशन वाज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एजुकेशन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद एम्पावरमेंट। हमें अपने आप को एम्पावर करना है, ज्ञान के माध्यम से एम्पावर करना है, और इसी चीज में शोध का बहुत बड़ा महत्व है जी। हमें शोध को एक अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि हम शोध को सिर्फ नंबर्स या आंकड़ों की दृष्टि से ना देखें, उसे गुणवत्ता की दृष्टि से देखें। उसे सिर्फ गुणवत्ता की दृष्टि से ना देखें, उसे प्रभाव और उपयोगिता की दृष्टि से देखें। और इसमें मैं 4 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा और फिर आपको मैं सो टू से माइक लौटा दूंगा कि किस प्रकार का प्रभाव और उपयोगिता होनी चाहिए। 4 लेवल पे प्रभाव और उपयोगिता हो सकती है। फर्स्ट, प्लैनेटरी लेवल पे हमारे प्लैनेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार की शोध होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा, नेशनल लेवल पे हम कैसे अपने आप को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में आगे बढ़ा सके, क्या क्या चीजें हैं उसके लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, किस किस तरह से हम मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, जो अलग अलग प्रकार की चीजें बाहर आ रही हैं उसके लिए हम कैसे शोध करके आगे बढ़ सके। तीसरा, सोशल लेवल पे हम हमारा जो हिंटरलैंड है, जो अंदर की प्रदेश है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, लोक विद्या, जिसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, हम उस पे कैसे शोध करके अपने अलग प्रकार की एक पहचान बना सकते हैं। और आखिरी में इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसे लॉन्ग निग्लेक्टेड ह्यूमैनिटीज एरिया में, लैंग्वेजेस एरिया में, एम्पैथी, मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंस और ह्यूमन एक्सीलेंस, ये जो चीजें हैं जो हमें एक सशक्त, एक उत्तम नागरिक बनाती है, उसके लिए हम कैसे शोध करके हमारी जो डेमोक्रेसी है, हम जो 140 करोड़ लोग हैं, ये कैसे एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग्स बन सके, हमारे ह्यूमन वैल्यूज जो भारत की एक प्रणाली है उसमें कैसे आगे बढ़ सके, जो मानव मूल्य कह सकते हैं। इन सभी चीजों में हमें शोध का फोकस करना चाहिए, ताकि जो शोध की गुणवत्ता के साथ शोध का प्रभाव
और शोध की उपयोगिता, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आगे के वर्षों में। जी। मैं इससे और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता के सोपान चरणबद्ध तरीके से अर्जित किए जाते हैं और तमाम चरणों का आपने जो है यहाँ पर जिक्र किया और बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से 47 में यानी कि आज़ादी के बाद हम चरणबद्ध तरीके से पहले किसानों पर आए, फिर वैज्ञानिकों पर आए और अब जो है हम दुनिया के लिए और देश के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं इनोवेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उसकी जानकारी आपने दी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब जनता जनार्दन क्या पूछने वाली है शोध के सिलसिले में या फिर रिसर्च के को लेकर, वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। लंदन में जारी हुई QS अवार्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की गई है और इस साल भारत के 355 विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया था। इसमें से 11 विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जगह मिली है। ताली बज सकती है इस बात पर। और विषयों की अगर बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालयों ने कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन QS यूनिवर्सिटी आखिरकार क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। QS एक उच्च शिक्षण संस्थान की ताकत को रेखांकित करने वाली यूनिवर्सिटी है। इसके लिए सिस्टमेटिकल विश्लेषण और तुलनात्मक डेटा संग्रह के तरीकों को विकसित करने का काम किया जाता है। साल 2004 में शुरू हुई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर में उच्च शिक्षण संस्थानों की संपूर्ण विषय और यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन भी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मुख्य रूप से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है और टॉप के विश्वविद्यालयों का नाम आगे करती है। 51 विभिन्न कोर्सेज की शिक्षा के साथ साथ 5 फैकल्टी एरिया में काफ़ी अच्छे होते हैं और शैक्षणिक संस्थान को उनकी उपलब्धियों और काम करने के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने में भी मदद की जाती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम शिक्षण तरीकों का इस्तेमाल करने में HEI यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी ये सहायता करती है। जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक पर जाने के समय कि हम जब वापस आएंगे तो जनता जनार्दन के पास जाएंगे। जल्दी जल्दी बहुत विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है सवाल? नमस्कार सभी को, मेरा नाम अविनाश तिवारी है। सर, अगर शोध के विषय में भारत का अवलोकन किया जाए तो एक बात तो सामने आती है कि भारत के विद्यार्थियों और शोधार्थियों में सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्रॉब्लम जैसे मैम ने ही बताया ब्रेन ड्रेन का, और दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो हम इसमें कैसे इसको पाट सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ेंगे ताकि शोधार्थियों के भी अच्छे दिन आए? क्या बात है, अच्छा तालियां। अविनाश, पहले अभी परिवर्तन हो रहा है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। साइंस एजुकेशन कैसे बच्चे लोग को क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको एजुकेशन की तरफ से स्कूल लेवल से ही वो उसको हम सीड करना चाहिए। वो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में ला रहे हैं। और ये ब्रेन ड्रेन के बारे में बोला है, ब्रेन ड्रेन वो भी अच्छा है क्योंकि वो हमारा लोग दूसरे देश में भी होके हमारा देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं। मैं उसको बोलते हैं गेन है, उसमें भी गेन भी है। मगर अभी हम अच्छे लोग को वापस लाने के लिए कोई स्कीम हमारा गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोमलगेट किया है। रामलिंग स्वामी फेलोज़, रामानुजम फेलोज़, इंस्पायर फैकल्टी, ये 5 साल 10 साल वहाँ बाहर रख के पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करने के बाद वापस लाने के लिए भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं क्योंकि अभी भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है आप लोग को, इसलिए देख के लोग भी यहाँ रहने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज सब कुछ बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो इसलिए ब्रेन ड्रेन में भी थोड़ा गेन हमारा देश के लिए है।
वो NRIs PIOs बाहर विदेश में रखते हैं, वो भी हमें मदद करते हैं। इसलिए वो फिर अभी एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने बोला है मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए पहले सिस्टम में था एजुकेशन में, अभी इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट विजिट दे रहे हैं और फील्ड विजिट दे रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग रादर देन लर्निंग बाय रीडिंग और क्लासरूम। इसको इसलिए वो परिवर्तन भी अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, इसलिए परिवर्तन ज़रूर हो रहा है, आपको महसूस भी कर सकते हैं। सहस्त्र बुद्धे सर से कोई सवाल? नमस्ते सर। सर, हमारा जेई का एग्ज़ाम होता है, यानी वो एग्ज़ाम हमारे लिए इंजीनियर के लिए आईआईटी के लिए बेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो उसका जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो वो पूरी थ्योरी बेस होती है, तो वो प्रैक्टिकल बेस क्यों नहीं होती? सर ने बात करा जैसे कि हम साइंस को सोसाइटी से जोड़े, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाए या पीएचडी करे उसके बाद रिसर्च करे? क्यों ना हम बचपन से करना चाहे ये साइंस को हम बिना प्रैक्टिकली एज्यूम ही नहीं करें। मेरी क्वेश्चन यही है सर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें समस्याएं भी हैं, जैसे कि ये आईआईटी के जेई एग्ज़ाम के लिए करीब 10-12 लाख विद्यार्थी परीक्षा लिखते हैं और सीटें हैं हर 15,000 20,000। तो इतने सारे लोगों को प्रैक्टिकल का टेस्ट करना नामुमकिन है, तो इसलिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है। लेकिन ज़्यादा ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछने के बजाय उनके एप्टीट्यूड टेस्ट यदि करेंगे आगे में, तो मेरे ख्याल से आसानी से कोचिंग क्लास के बिना भी लोग फिर अच्छे तरीके से यहाँ अंदर आने के लिए शुरुआत हो जाएगी। उसकी ज़रूरत है। और जब आ जाते हैं जहाँ भी, भले वो उसको आईआईटी में एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसके बाद एनआईटीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ इंजीनियरिंग शिक्षा होती है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आईआईटी में नहीं मिला तो नहीं हुआ। हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से संशोधन और आविष्कार जो निकल रहे हैं वो आईआईटी में भी नहीं निकल रहे। और हमारा अनुभव है गत 5-6 साल में कि जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, हमारे छात्रों में बहुत ताकत है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर रहे थे। ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए जब स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स दिए गए, और बहुत सारे प्राइज विनर्स जो है वो छोटे गाँव से आते हैं, उनको समस्या अच्छी तरह से समझ में आती है और वो उसका समाधान निकालने के लिए बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं। तो इसलिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये परिवर्तन का युग है, अब 75 साल हो गए, अगले 25 साल हमारा अमृत काल है, इसमें बहुत बदलाव होंगे। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इनोवेशन के लिए सपोर्ट, आविष्कार करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। स्मृति मैम से कोई सवाल जल्दी? जी नमस्कार मैम। मैं फिजिक्स का छात्र हूं और जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च दो तरीके से होती है। एक पहले से मौजूदा और एग्जिस्टिंग चीज़ों में हम उसको और सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं और एडिशन एक्सटेंशन करते हैं, और दूसरा होता है कि हम कुछ नया खोजते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। मगर आज के ज़माने में देखा जा रहा है, आज के छात्र की मानसिकता में देखा जा रहा है कि वो अपने सीनियर्स द्वारा, अपने प्रोफेसर द्वारा पहले से लिखे हुए पेपर्स को एक्सटेंड करने में ही विश्वास रख रहा है और बार बार उसी ओर भाग रहा है। तो क्या वजह है कि छात्र इतना डरा हुआ है कि नई चीज़ों को खोजने से वो डर रहा है पहले से? और क्या वो फैसिलिटीज़ का कारण है? क्या वो मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उनको? क्या वजह है कि वो नहीं कर पा रहा है ऐसा? देखिए, पीएचडी के टाइम में तो एक फेलोशिप मिलता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मतलब कुछ फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट देती है। जैसे जो छात्र चूज़ करता है कि जो ऑलरेडी काम हुआ है, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिसर्च का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी काम हुआ है उसके ऊपर भी कोई डेवलपमेंट हुआ है या नया तथ्य आया है, उसको लेके जो छात्र है उसको रिसर्च करके ये भी बोल सकता है कि नहीं, पहले ये जो था ये सही नहीं था, अभी बहुत सारा जो पुराने हिस्टोरिकल चीज़ आ गई है तो उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, या उसका कोई प्रॉमिस नहीं है, वो एक चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि जब छात्र चूज़ करता है क्या के ऊपर रिसर्च करेगा, एक होता है अपना वो खुद का इंटरेस्ट, आप किस चीज़ आपको इंटरेस्ट करता है, आपका किस चीज़ में मन है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको जब मोटिवेशन होता है तो आप उसमें रिसर्च सही अच्छे से कर सकते हैं।
कुछ चीज़ भी ऐसा होता है, लोग सोचता है कि ठीक है मैं पीएचडी के बाद फिर क्या करूँगा, ऐसा एक चीज़ टॉपिक में चूज़ करूँ क्या जिसमें मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने का संभावना है, तो लोग भी उसमें भी मोटिवेट होते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे कभी कभी टीचर्स भी गाइड कर लेते हैं कि ठीक है ये सारा नया चीज़ है, नया एरिया है, हम लोग उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक हम लोग का सर्वे ऑफ लिटरेचर होता है। सर्वे ऑफ लिटरेचर का मतलब यही है कि आप रिसर्च करने से पहले जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आप देख ले, सर्वे कर ले, उसमें क्या क्या चीज़ का जिक्र है और क्या क्या चीज़ का जिक्र नहीं है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप उसके बेसिस में बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया में इतना लिटरेचर है, मैं सारा लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, उसमें उस सारे लिटरेचर में ये कमी है, तो ये जो रिसर्च गैप है उसको देखने के लिए मैं रिसर्च इस विषय में रिसर्च करूँगा। उसमें एक चीज़ है, सब समय सब कोई सोचता है कि हाइपोथेसिस जो है वो उसको प्रूव ही करना चाहिए। आप डिस्प्रूव भी कर सकते हो। हाइपोथेसिस का मतलब ये प्रूव भी हो सकता है, डिस्प्रूव हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मैंने अगर डिस्प्रूव कर दिया तो उसका मतलब मेरा पूरा थीसिस खराब हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप डिस्प्रूव कर सकते हैं कि क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं या लोगों के साथ बात करते हैं, उसमें उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको कभी कभी हम इसीलिए तो हाइपोथेसिस वो है, नहीं तो वो तो प्रूव्ड ऑलरेडी प्रूव्ड चीज़ है, फिर आप उसके ऊपर क्या काम करेंगे। तो उसमें आप जब आगे जाते हैं आप बोलते हैं कि हाँ मैं ये एजम्पशन, हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है, एजम्पशन लेके मैं चला था, लेकिन मैं अपना रिसर्च के माध्यम से ये मैंने प्रूफ कर दिया ये एजम्पशन जो था सही नहीं था, ये सही था। तो वही है, 2-3 चीज़ है, आपका मोटिवेशन वो सारा डिसाइड करेगा। अब जब तक मोटिवेट होंगे मतलब उसका मतलब आप कर ही डालेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। सुषमा जी से कोई सवाल? जी सर। जी मैम, मेरा नाम अखिल है। जैसा आपने बताया कि अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, अब कोई भी एमए करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो जैसे मैम पहले होता था कि पीएचडी करने के दौरान वो 1-2 थीसिस लिख लेता था, रिसर्च पेपर लिख लेता था, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते थे कि कुछ गुणवत्तापूर्ण पेपर भी आ सकते हैं। तो अब ये है कि मास्टर्स करके वो नेट जेआरएफ निकाल लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया। तो अब उस समय थीसिस की क्या स्थिति है? क्या उसको थीसिस मैंडेटरी है उसके लिए? अगर है तो मतलब क्या उस स्थिति क्या है उसकी मैम? अवश्य बताती हूँ। ये मैं बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए। और एक बार मैं इसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ जो इनका प्रश्न था। बच्चों के पास ये चॉइस ही बहुत कम होती है कि वो विषय कौन सा चुने। और आप सब तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी रही हूँ, वहाँ तो स्थिति थी थोड़ा चुन लेते, लेकिन अब मैंने देश भर के विश्वविद्यालय देखे हैं और ग्रामीण अंचल के विश्वविद्यालय भी देखे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सी परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद फिर गाइड खोजते हैं, कौन गाइड एंट्रेंस में उनको मदद करेगा, कौन गाइड अंदर बैठ करके उनकी एडवोकेसी करेगा। तो फिर इसलिए वो प्रायः क्या करते हैं, अपने गाइड से या अपने प्राध्यापक से पूछते हैं, वो विषय बता देते हैं जिस पर वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो एक्सटेंशन होता चला जाता है। उसमें उनका इंटरेस्ट इतना होता है शायद कि जो विषय वो कर चुके हैं उसे थोड़ा और मैच्योर कर लें, थोड़ा और आगे बढ़ा लें, और मे बी जैसे पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए थे, एनालिटिकल ही था, तो आगे इन्वेस्टिगेट कर लें। तो जब तक शोध छात्रों की बहुतायत रहेगी और शोध स्थानों की कमी रहेगी तब तक ये समस्या हमारे सामने रह सकती है। जैसे ही वो एक्सपेंड होगा हम दूसरी दिशा में सोच सकते हैं। जी आपने जो बात की वो मैं बताना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जब बच्चा खोजने लगेगा विषय तब इनोवेशन होगा, और जब बच्चा खोजने लगेगा विषय तब शोध में गुणवत्ता आएगी। जी, लेकिन मैंने वही कहा ना कि हमें पहले से फिक्स माइंड कर दिया जाता है कि यही सही है। हाँ। तो फिर वो शोध की तरफ जाता ही नहीं है। हम लोगों को उच्च शिक्षा की हम लगातार बात कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए हमें किस तरीके से वातावरण देना है छात्र छात्राओं को, लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या बिल्कुल ठीक हमारी सोच उस तरीके की विकसित हो, उसके लिए हमें क्या करना है वो एक बड़ा सवाल। वो भी बताती हूँ और फिर इनकी बात का मैं इनके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। हमने वो एंट्रेंस से पहले मतलब एलिजिबिलिटी तो नहीं रखी है, लेकिन अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे तो उससे पहले आपको पीएचडी करनी आवश्यक है और उससे पहले पब्लिकेशन करना भी आवश्यक है। और ये इसलिए भी करना आवश्यक था और मैं समझती हूँ आप सब इसको उचित मानेंगे, क्योंकि जब तक एक बच्चा टीचिंग लाइन में आया नहीं है या बच्ची टीचिंग लाइन में आई नहीं है तब हम उसको पीएचडी के लिए और उन सब मैंडेटरी कंडीशंस में बांध दें, उसके बाद पता चले कि वो टीचिंग लाइन में आ भी नहीं रहा है। तो कई बार जो शोध किया हो और फिर हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान के संस्थान बहुत कम हैं जहाँ उसके लिए स्थान बन जाए, तो कई बार एक पीएचडी फिर पोस्ट डॉक्टरल करके युवा
और उसके बाद भी सड़क पर चलता रहता है कि कल कोई नौकरी मिलेगी, और फिर वो जाकर के ऐसे संस्थानों में जहाँ 5,000 10,000 आप जानते होंगे, मतलब मुझे ये देखने की स्थिति मिली है, 5-10 हज़ार पे काम करने लगता है। तो वो किसी भी युवा के मन को स्वस्थ बनाने के लिए और एक अच्छे शोध को बढ़ावा देने के लिए ठीक नहीं है। तो आप यदि शिक्षण में आ गए हैं तो अवश्य आप अच्छा शोध करें, ये आपसे अपेक्षा है, और इसीलिए उसको हमने आपके प्रमोशन के साथ जोड़ दिया है। तो आप वो शोध तो करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आगे जो प्रतिबिंब जी ने पूछा है ना कि शोध में गुणवत्ता कैसी लानी चाहिए, मैं ये कह सकती हूँ QS रैंकिंग 2004 में शुरू हुई थी और हम इस रैंकिंग का हिस्सा नहीं थे। हमने बहुत वर्षों के बाद ये सोचा, मैं उस समय मुझे याद है मैं इग्नू की वाइस चांसलर के रूप में चीन गई थी उनकी ओपन यूनिवर्सिटी में, और वो QS रैंकिंग की बात कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था इस देश की संस्कृति है, हमने विद्या को कभी उपभोक्ता की वस्तु नहीं समझा, हमने शिक्षा को बाजार में कभी रखा नहीं था, इसलिए अभी तक हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं कि ये गैट का विषय बनेगा। अब ये यदि गैट का विषय बन रहा है तो आप याद रखिए, जैसे ही भारत रैंकिंग के क्षेत्र में आएगा तो भारत वहाँ भी अपना उच्च स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। ये नया खेल है। ये हम जब खेलेंगे तो सच में, जैसा अभी कह रहे थे सहस्त्रबुद्धे जी कि आगे आगे देखिए होता है क्या, जब ये खेल खेलेंगे तो इस खेल में भी हम सर्वश्रेष्ठ अवश्य साबित होंगे। जी जी, शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। शशांक जी से कोई सवाल? सर मेरा एक सामान्य प्रश्न है जी। मेरा ये, सर ने जैसे कहा विचारशीलता जब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। मेरा मानना है तो सर हमारी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए अथवा उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के काम कर रही है, मैं सर से जानना चाहूँगा। जी जी, एक दो सवाल और हैं, कोई और? जी पूछ लें पहले। कहते हैं कि किसी बिल्डिंग को मजबूत करना है तो उसके लिए उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के द्वारा भी और शिक्षकों द्वारा भी बच्चों के मस्तिष्क में शुरुआत से ही ये विचार डाल दिया जाता है कि हम ज्ञान से ज़्यादा अंकों को महत्व देते हैं। अगर ये शिक्षा पद्धति ऐसी ही चलती रही तो होता क्या है कि बच्चा पहले तो अगर अच्छा पढ़ने में है तो वो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि अगर वो ठीक ठाक नहीं है तो अभिभावकों का प्रेशर और फिर शिक्षक का प्रेशर, फिर वो नकल करना शुरू कर देता है। वो नकल करके अच्छे मार्क्स तो ले आता है, लेकिन उसकी रुचि जो होती है अन्य चीज़ों से वो भटकती है, फिर वो नकल करने में ही जुड़ जाता है। और इस तरह से नींव ही जब कमज़ोर हो गई तो बच्चा अच्छा कैसे करेगा। इसके लिए अभिभावकों को भी समझना चाहिए और शिक्षकों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब जो हम ग्रेजुएशन के समय में आ गए हैं तो आज भी यही हो रहा है, हम ज्ञान से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम अपनी डिग्री को, अपने अंकों को, हम कहीं ना कहीं इस वजह से भी इसको प्रधानता देते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हम डिग्री को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि अब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक जी से उत्तर ले लेते हैं। दो सवाल हैं शशांक जी यहाँ पर। एक तो सवाल कि हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं अपनी भाषा में, और जब शोध करने की बात आती है तो सात समंदर पार की भाषा में शोध करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं डीरेल हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक अन्य छात्र ने पूछी कि हम हमारे ऊपर मार्क्स लाने का इतना ज़्यादा दबाव रहता है, और सबसे ज़्यादा दबाव रहता है घर वालों से, परिवार से, पेरेंट्स से, तो क्या उनके लिए भी कोई शिक्षा या शिक्षण संस्थान शुरू करना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा? नहीं, ये बहुत, क्या ये भी कोई नीति आयोग की नीति में शामिल है? नहीं, आपने जो प्रश्न पूछे विद्यार्थियों ने वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमारे माइंडसेट या मानसिकता से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारी मानसिकता, शिक्षा हो, ये प्राथमिक या उच्च शिक्षा हो, सभी प्रकार की शिक्षाओं में हमारा जो मैकोलियन माइंडसेट है वो आज भी हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी है। हमने ये हमें जैसे सुषमा जी ने कहा कि ये जो देश है इसमें हजारों सालों से शोध और अनुसंधान को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया गया है। और अगर हम देखें कि एक OECD की स्टडी थी एंगस मेडिसन की 0 AD से 1750 या 1800 AD तक कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें जो नंबर 1 देश है पूरे विश्व में जो 30% ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करता था तो वो भारत देश था। 1800 साल तक
भारत ने ग्लोबल जीडी का 1/3 कंट्रीब्यूशन भारत ने दिया है। इसका अर्थ यह है कि हम कोई नवसिखिए नहीं है इस फील्ड में। हमने हजारों साल से हम जो बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते एक प्रकार की पेट्रियोटिज्म कल्टीवेट करने के लिए। ये आंकड़ों पे आधारित सत्य है कि हमने हजारों साल तक विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, और अगर ये कंट्रीब्यूशन हमने दिया है तो वो हमारे शोध और अनुसंधान के बलबूते पे दिया है। आप नालंदा देखें, आप तक्षशिला देखें, आप विक्रमशिला देखें, आप उदंतपुरी देखें, आप वल्लभी देखें, आप काशी देखें, इन सभी विश्वविद्यालयों में जो शोध और अनुसंधान होते थे उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए आसपास के देशों से हजारों हजार की संख्या में बच्चे आते थे, विद्यार्थी आते थे और पढ़ते थे, और यही चीजें यहां से सीख कर अपने देशों में ले जाकर वहां उसका उपयोग करते थे। इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो शोध और अनुसंधान का जो माइंडसेट है उसे इम्पैक्ट एंड यूटिलिटी, मतलब प्रभाव और उपयोगिता की दृष्टि से देखना चाहिए। हम विद्या को अंकों की दृष्टि से न देखें, उसको प्रभाव और उपयोगिता की दृष्टि से देखें। अभी शोध और अनुसंधान के भी बहुत से उपयोग हैं। शोध से अनुसंधान से इनोवेशन होता है, शोध से अनुसंधान से इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है, शोध से अनुसंधान से जॉब क्रिएशन हो सकता है, शोध से अनुसंधान से क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सकती है, शोध से अनुसंधान से आप नए नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं कि क्रिएटिंग न्यू फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, कटिंग एरियाज ऑफ नॉलेज। तो इस माइंडसेट से अगर हम शोध और अनुसंधान करें तो हम आंकड़े की, करियर की इस दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हम कैसे इस फील्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस दृष्टिकोण से देखें। एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी शोध और अनुसंधान करने वाले व्यक्ति के अंदर, कि भाई ये मैं रिस्क लूंगा तो इससे कितना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन, एक योगदान दे पाऊंगा इस फील्ड को, समाज को, देश को। और मैं आंकड़ों की बात करूं तो एक हार्वर्ड की स्टडी है जिसमें कहा है कि पिछले 20 साल में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, पिछले 20 साल में अमेरिका में एकेडमिक टेक ट्रांसफर जिसे कहते हैं, कि जो एकेडमिक रिसर्च हुई है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसको आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टिकोण से, कमर्शियल वेंचर्स की दृष्टिकोण से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे अमेरिका में 20 साल में 1,30,000 करोड़ डॉलर्स का इंडस्ट्री आउटपुट को कंट्रीब्यूशन हुआ था सिर्फ एकेडमिक टेक ट्रांसफर से, और इससे 45 लाख जितने जॉब्स क्रिएशन हुए हैं। तो इस प्रकार का पावर होता है विश्वविद्यालयों में इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव प्रभाव करने के लिए। हाल ही में पिछले हफ्ते में एक स्टडी आई थी जो फाइनेंशियल टाइम्स यूके में पब्लिश हुई थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अगर 1 पाउंड का इन्वेस्टमेंट करता है रिसर्च में अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो उससे यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी में 11 पाउंड का प्रभाव होता है। 1 pound invested by Cambridge University in research and higher education system contributes to an 11 pound impact on the economy of UK. So that is the power of research. शोध और अनुसंधान और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालयों का ये पावर है। ये जी, और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि शोध जो है ज्ञान परक तो होना ही चाहिए, लेकिन शोध समाज को क्या दे रहा है, देश को क्या दे रहा है, पूरे विश्व को या सभ्यता को क्या दे रहा है, वो सबसे बड़ा शोध का महत्व होता है। वो कारक उसके पीछे जरूर कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही कि हमें शोध के क्षेत्र में दूसरों के जूते में अपना पांव फिट नहीं करना चाहिए। आपने वैदिक काल का जिक्र किया, अपने प्राचीन शोध परक जूते को पॉलिश करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पूरी दुनिया उस जूते में अपने पांव को फिट करने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों विशेषज्ञ मेहमानों का। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी टिप्पणी आप। एक ही टिप्पणी प्रतिबिंब जी, उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं में अनुसंधान क्यों नहीं हो सकता है। जरूर हो सकता है, और उसको प्रमोशन करने के लिए सारी भाषाओं में भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने डिग्री लेने के लिए पहली शुरुआत की गई है। और किताबें न होने के कारण किताबों का ट्रांसलेशन, अनुवाद करके सारी भारतीय भाषाओं में अच्छी अच्छी अंग्रेजी किताबों का ट्रांसलेशन दे रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा तो छात्र अपने भाषा में विस्तार पूर्वक रिसर्च करेगा। जी, चारों मेहमान जो कि यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शशांक जी, वर्चुअली आप हमारे साथ जुड़े,
आपका भी धन्यवाद और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।